एक्सक्रीटरी नहीं करेंगे। एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसा है? ये अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। ये वर्ड याद है बस। ये 3 क्वेश्चंस देखे मैंने बस। चलो पहले हम अपना कॉकरोच फिनिश करते हैं। तो हमारा जितने भी बच्चे हैं ना, बिकॉज आप लोगों का मेनली फोकस तो नीट एग्जाम है, और जो 11th वाले बच्चे हैं उनका स्कूल एग्जाम है, उनको क्या चाहिए? उनको फ्रॉक चाहिए, है ना। तो हम लोग इसमें से आपका फ्रॉक वाला पार्ट करेंगे, और जो हमारा कॉकरोच वाला पार्ट बचा है वो करेंगे, और अर्थवर्म के बारे में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। सॉर्टेड? यस मैम। आ जाओ। लास्ट हम लोगों ने कहाँ तक फिनिश किया था? लास्ट मैंने आप लोगों को इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि भाई मैम रेस्पिरेटरी। इंस्पिरेशन वाला बताया था आपने, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कैसे होता है। हाँ, वो आपका कौन सी मसल्स है? टर्बो स्टर्नल मसल्स ना, सर्वोस्टर्नल करती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर वही रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, किसके थ्रू होता है? स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। यस मैम। लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं लिया था ना, जैसे जो 11th वाले बच्चे हैं नहीं लिया होगा, तो उनको यहाँ से समझ में आ जाएंगी चीजें। बाकी आज आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है, आज पहले वाला रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा देख लेना। पहले वाले में मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट लिखवाया था अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पार्ट से आता है, इसलिए वो लिखवाया था। बाकी चीजें एनसीईआरटी में हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शैली। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। कितनी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं? 100 से 100 to 150। हर एक मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किसके थ्रू लाइंड अप होती है? ग्लैंड्यूलर एंड सिलेटरी। ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड। जो लाइन मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, उसी को हाईलाइट करना। ये किस टाइप के होता है? देज आर द यूरिकोटेलिक। क्या सिक्रीट करता है? यूरिक एसिड या फिर यूरिया? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं ये। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। और इन एडिशन इनके साथ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ब्लड भी इनका एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। मेनली तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के साथ नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी एंड यूरिकोज ग्लैंड। इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ। यूरिकोज ग्लैंड जो होती है वो आपकी किस टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सक्रीशन में रोल होता है, फिर किसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल पाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव इनका नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा था जो इसका हार्ट था वो डोर्सली प्रेजेंट था, और नर्व कोड वेंट्रली था ना। नर्व कोड वेंट्रली था। तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो एक फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया से मिलके बना होता है, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज सिर्फ याद रखना कि वेंट्रली इनका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। इनके नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनके 3 गैंग्लियस तो कहाँ पे होता है? थॉरैक्स वाले रीजन में, और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन वाले रीजन में। तो टोटल वी हैव 9 गैंग्लिया आउट ऑफ द 9। 3 in thorax और 6 in abdomen। 6 इन एब्डोमेन। तो इसको ऐसे साइड में लिख लेंगे, याद रह जाएगा। यस यस मैम। यस मैम। इनका नर्वस सिस्टम इनकी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। द हेड, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेड इनका पार्ट होता है ना, वो नर्वस सिस्टम का बहुत कम पार्ट ऑक्यूपाई करके रखता है। इसी से एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग अगर कॉकरोच का हेड वाला पार्ट कट कर देंगे ना, उसके बाद वो कुछ टाइम तक जिंदा रह जाता है। यस मैम। क्यों रह जाता है जिंदा? ठीक है अंशिका, स्कूल की अटेंडेंस लगवा लो। इसलिए जिंदा रह जाते हैं क्योंकि उनके हेड वाले पार्ट के अंदर नर्वस सिस्टम का बहुत कम पार्ट है। उनका जो मैक्सिमम नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो कहाँ पे है? उनके बेली वाले पार्ट में है। इसलिए हेड को कट करने के बाद भी ये जिंदा रह जाते हैं। ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। while the rest is situated along ventrally part of its body। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं now you understand that if the head of the cockroach is cut off, अगर हमने कॉकरोच का हेड कट कर दिया, it will still alive for as long as 1 week। 1 हफ्ते तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसके हेड वाले रीजन में
ब्रेन जो होता है ना उसका पार्ट, वो क्या बताता है आपका, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जिसके पास नर्व्स होती है जो एंटेना और कंपाउंड आइज को ही सप्लाई करता है, बाकी उसकी पूरी बॉडी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो हेड कट करने पे एंटीना कंपाउंड आई वो डैमेज हो जाएंगे, लेकिन वो जिंदा रहेगा पूरा का पूरा कॉकरोच। एक्सपेरिमेंट चाहोगे करके देख लेना, ठीक है। कॉकरोच के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं क्या क्या होता है, उसका एंटीना होता है, आईज होता है, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, या फिर उसका एनल सीरी। एनल सीरी भी देखा था ना, सेंसरी नेचर होता है। यस मैम। इसकी कंपाउंड आइज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, हर एक आई के अंदर 2000 ओमेटीडिया प्रेजेंट होता है। यस मैम। ओमेटीडिया के थ्रू ये कैसा विजन दिखाता है, मोजेक विजन दिखाता है। यस मैम। मोजेक रीजन, ये रहा आपका मोजेक रीजन। मोजेक रीजन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में। इनका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है बट रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। रिजोल्यूशन समझते हो, तो बहुत नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में फाइंड करना कि उनके बीच में कितने डिस्टेंस है, जैसे कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, इन दोनों को रिजोल्व नहीं कर पाएंगे, दोनों इनको दिखेंगे एक ही ऑब्जेक्ट है, ये दोनों पॉइंट्स एक ही दिखेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट कराना या क्लैरिटी कराना, बीइंग कॉमन यूज। इसीलिए जनरली जो होता है नाइट में एक्टिव रहता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉकटर्नल विजन। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा दिया था, दीज आर द नॉकटर्नल एनिमल्स, लिखवा दिया था ना नॉकटर्नल। फिर आता है, बता दीजिए दोबारा क्या बेटा, मैम, जो आपने अभी विजन का बताया ना वो बता दीजिए। विजन में बेटा क्या होता है ना, इनके पास देखो दो टाइप की आईज होती है, मैंने आपको बताया था। एक सिंपल आई जो कि वेस्टिजियल होती है, जो किसी काम की नहीं होती। एक होती है इनके पास कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज ही इनको हेल्प करती है क्या करने में, देखने में। इनकी जो कंपाउंड आइज होती है ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलके बनी होती है, ऐसे छोटे छोटे होल से। इन होल्स को हम ओमेटीडिया बोलते हैं। एक होल एक छोटी छोटी सी इमेज का पूरा एक छोटा सा पार्ट बनाएगा, और बहुत सारे होल्स मिलके बहुत सारी छोटी छोटी इमेज बना लेंगे। फिर उन सारी इमेजेस को मिला के इनका ब्रेन में जाएगा, और वो ब्रेन उन सारी इमेजेस को एक पूरी प्रॉपर इमेज बना देगा। जैसे होता है ना पजल हम खेलते हैं, एक पजल का पार्ट कहीं है, एक पार्ट कहीं है, तो ऐसे इनके माइंड में इमेज बनती है पजल की फॉर्म में। फिर इनका ब्रेन पे जाके वो पजल पूरा का पूरा एक सही इमेज बना के देता है। इस टाइप के विजन को मोजेक विजन बोलते हैं, जिसके अंदर सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। मैम यही रिजोल्यूशन पूछना था मैम। अच्छा रिजोल्यूशन, बेटा रिजोल्यूशन का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में डिफरेंशिएट करना। मैम ये बता नहीं पाते। क्या क्या, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना। ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते दो पॉइंट्स के बीच में बहुत इजीली, ओके। कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है कितना नहीं है, इस चीज को पता करना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कॉकरोच का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है बच्चों, हमारे पास डाइशस होता है। डाइशस का मतलब है मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच अलग होगा। हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जो जो पॉइंट्स में बोलूंगी उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस मेल्स के किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, याद रखना है 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। क्या याद रखना है, पेयर ऑफ टेस्टिस कौन से सेगमेंट पे, 4 से 6 सेगमेंट। हर एक टेस्टिस के पास वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है, और ये वास्ट डिफरेंस किसके अंदर जाके ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ओपन होता है। किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। कितना याद किया, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं कौन से सेगमेंट पे, 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे। हर एक टेस्टिस के पास एक वास्ट डिफरेंस होगा जो कि जाके इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा, किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। क्लियर। इजैकुलेटरी डक्ट जो है इसके साथ साथ आपका ओपन होती है किसके अंदर, मेल गोनोफोर के अंदर भी, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। मेल गोनोफोर याद रखना कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेंट्रल टू द एनस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अलग से हाईलाइट करना, मशरूम शेप ग्लैंड। इसके पास मशरूम शेप ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। देखो 4 से 6 तक टेस्टिस है, फिर 6 से 7 तक मशरूम ग्लैंड है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, सेगमेंट्स बना लो अगर हम इसकी,
फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। 10 ही तो होता है ना सेगमेंट्स एब्डोमेन में, है ना। अब 10 में से कौन सी 1 2 3 4 5 6 इन यहाँ पे तो प्रेजेंट है इसकी टेस्टिस, Yes, please. ठीक है। और फिर 4 से 6 तक आ गया, और 6 से 7 वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है Mushroom gland. मशरूम से मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है। और मशरूम ग्लैंड इसका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के जैसे वर्क करती है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के जैसे ये फंक्शन करती है, ठीक है। अब मशरूम ग्लैंड के बारे में ना साइड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। मैम एक बार वो डायग्राम दिखाना आप सेगमेंट वाला। इसी का मैं आप लोगों को एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा दे। मैम 6 सेगमेंट में हमारा जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस भी होगा और वो मशरूम ग्लैंड भी होगा। एग्जैक्टली 6 पे ही फिनिश होगा टेस्टिस, और 6 से ही मशरूम ग्लैंड स्टार्ट हो जाएगा। मैम मशरूम ग्लैंड का कोई दूसरा नाम भी है? नहीं, बस उसको वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ओके मैम। अब यहाँ पे देखो जरा, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या होता है Testes. टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है वो 4 से 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, जो कि ओपन होती है किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट पे ना। Yes, ma'am. किसके थ्रू, उसके पास Seminal बहुत डिफरेंट, देखो जरा ये वाला देखना, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद क्या प्रेजेंट था, वास डिफरेंस, और इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ओपन हो रही थी, किसके थ्रू ओपन हो रही थी, सेमिनल डायग्राम से समझ आ रहा है, ये वाला ये जो Yes, ma'am. स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल किसके अंदर ओपन हो रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। क्लियर है डायग्राम से इतना पॉइंट। Yes, ma'am. फिर इसके बाद देखो क्या बोलते हैं ये आपको, इसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे पास है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के अंदर आपकी 3 चीजें आती हैं, एक तो ये आपका स्मॉल ट्यूब्यूल, आपका लॉन्ग ट्यूब्यूल एंड सेमिनल वेसिकल, ये तीनों मिलके मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। तीनों मिलके मशरूम ग्लैंड बना रही हैं। फंक्शन समझना, डायग्राम के साइड में लिख लेना। जो ये आपकी स्मॉल ट्यूब्यूल है ना, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन फिल करना किसके अंदर, इन स्पर्मेटाफोर। स्पर्मेटाफोर के अंदर आपको न्यूट्रिशन फिल करने का ये काम करेंगे। स्पर्मेटाफोर ऐसे याद रखना कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है ये क्या काम करेगी, स्पर्मेटाफोर की इनर लाइनिंग को बनवाएगी। इसका काम होगा सिक्रीशन ऑफ इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटाफोर। और ये जो सेमिनल वेसिकल होता है, इसका काम होता है स्पर्मेटोफोर को स्टोर करा के रखना, स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटाफोर, इनको अपने अंदर ये स्टोर करके रखेगा इस वाले स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे क्या है, स्मॉल ट्यूब्यूल, एंड इसी के पीछे की बैक साइड में आपकी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंड देन आपका ये सेमिनल वेसिकल जिसके अंदर आपका स्पर्मेटोफोर, छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स हम इनको बोल देते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। ये समझ में आया। Yes, ma'am. इसके साथ साथ ये लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है ना, लॉन्ग ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल के अंदर ही एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। दिस यूरिकोज ग्लैंड इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेल। मेल्स का डिस्टिंग्विशिंग फीचर आई गेस मैंने आपको पहले भी बताया था।
ये Yes. सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? फिर आपका आता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट का काम होता है, देखो स्पर्मेटाफोर की इनर लेयर को किसने बनवा दिया? लॉन्ग ट्यूब्यूल ने, और इजैकुलेटरी डक्ट इसकी मिडल लेयर बनवा देगा। मिडल लेयर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाफोर। इनर लेयर बनवाई लॉन्ग ट्यूब्यूल ने, इजैकुलेटरी डक्ट ने इसकी मिडल लेयर बनवा दिया। फिर जो आपकी नेक्स्ट वन ग्लैंड यहाँ पे होती है, ग्लैंड इन्होंने शो नहीं की हुई, फैलिक ग्लैंड होती है, लिख लेना उसको, ये रही ऊपर फैलिक ग्लैंड, ये यहाँ पे। इस फैलिक ग्लैंड का देखो इनर बन गई, मिडल बन गई, कौन सी लेयर बच गई? Outer. आउटर। अब आउटर लेयर फैलिक ग्लैंड बनवा देगा, आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटा। ठीक है, लिख लो, जरूरी है, पीवाईक्यू में इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ इस वाले पार्ट से। डन यहाँ तक? Yes, अभी ma'am. कितने नीचे वाले पार्ट बच गए ना आपके, ये आपका राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया एक टिलिएटर वाला पार्ट प्रेजेंट आ गया, वेंट्रल फेलोमियर हो गया, सूडोपेनिस हो गया। ये सारी स्ट्रक्चर मिलके राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और टिलिएटर एंड सूडोपेनिस, ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलके बनाती हैं कॉकरोच का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या क्या आता है, तो क्या बोलोगे? फेलोमियर आते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, वेंट्रल हो, टिटिलेटर आते हैं, एंड देन आपके सूडोपेनिस। फेलोमियर, टिटिलेटर एंड सूडोपेनिस। डन? Yes, ma'am. लिखना क्या क्या? क्या बता? मैं मेरे को लिखना क्या क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया? Right felomere, ventral felomere और टिलिएटर तीन and फेलोमियर है देखो हमारे पास, राइट साइड में है एक, उसको राइट बोल दे, फेलोमियर बोल दे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट फेलोमियर, और जो वेंट्रल साइड में वेंट्रल फेलोमियर, तीनों फेलोमियर, टिटिलेटर और आपका सूडोपेनिस, ये तीनों चीजें मिलके बनाएंगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉकरोच का। तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन बनाता है? मम्मी ये दो जो बच गए, ये दो जो बच गए कॉर्डल स्टाइल और एनल सर्कस। एनल सर्कस मतलब एनल सीरी बोल रहे हैं, एनल सीरी मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। यस मैम। कॉर्डल स्टाइल को ही एनल स्टाइल बोल सकते हैं। एनल स्टाइल इसका मेन पार्ट होता है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है मेल और फीमेल के बीच में, कॉर्डल स्टाइल का काम होगा, ये इसको कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। ओके मैम। डन? अब एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, पढ़ो अब जल्दी से इसको फटाफट से। फिर ये बोलते हैं कि भाई जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो आपको क्या दिखाता है? मेल गोनापोफाइसिस, और इसी को हम आपका फेलोमियर, जो मैंने आपको फेलोमियर बताया, ये फेलोमियर आपके काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसके चारों तरफ मेल गोनोफोर प्रेजेंट होता है, चारों तरफ मेल गोनोफोर। मेल गोनोफोर इससे पहले भी बताया मैंने आपको, कहाँ बताया है? मैम इसमें इजैकुलेटरी डक्ट जाके ओपन होती है। स्पर्म्स जो होते हैं वो स्टोर होंगे किसके अंदर? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल क्या था? दिस इज द स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटाफोर ना? यस मैम। स्टोरेज था, एंड आर ग्लूड टुगेदर, और सारे के सारे जो स्पर्म्स है वो आपस में ग्लूड होके एक बंडल लाएंगे, एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसी पैकेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटाफोर, जो कि डिस्चार्ज होता है कब? कॉपुलेशन के टाइम पे। ये सिर्फ यहाँ तक इन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश कर दिया, आगे कुछ नहीं बताया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस तरह इसका मम एक बार स्पर्मेटाफोर बता दो बेटा। स्पर्मेटाफोर क्या है ना, बहुत सारे स्पर्म्स सेमिनल वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट है, और वो आपस में चिपके हुए हैं, ग्लूड है एक दूसरे से, बंडल्स की फॉर्म में। उस बंडल, उस पैकेट लाइक स्ट्रक्चर को ही हम स्पर्मेटाफोर बोलते हैं। स्पर्मेटाफोर में हमने बोला था न्यूट्रिशन फिल कराने का काम स्मॉल ट्यूब्यूल करेगा, उसकी इनर लॉन्ग ट्यूब्यूल बनवाएगा, मिडिल लेयर इजैकुलेटरी डक्ट बनवाएगा, और आउटर लेयर कौन बनवाएगा? फैलिक ग्लैंड बनवाएगा। तो बीच में स्पर्म और उसके चारों तरफ लेयर्स बनवा दी गई अलग अलग, और फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन फिल कर दिया गया, उस स्ट्रक्चर को स्पर्मेटाफोर हमने बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब दोनों को ना रिलेट करके लिखना। वहां पे भी पेयर्स ऑफ टेस्टिस था, यस मैम। यहाँ पे भी 2 लार्ज साइज के ओवरीज होगा। वहां पे 4 से 6 सेगमेंट में थी, यहाँ पे 2 से 6। 2 से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करो। हर एक ओवरी के अंदर कितने प्रेजेंट होता है? 8 ओवेरियन ट्यूबल्स या फिर 8 ओवेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। मतलब एक ओवरी एक टाइम पे कितने एग प्रोड्यूस करेगी? 8 है मैम 8 एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। एक टाइम पे 8 एग का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए तो एक कॉकरोच से बहुत सारे कॉकरोच बन जाते हैं। कोई देखता है ना किचन में 1-2 कॉकरोच ही आ जाए, उसी से इतने सारे कॉकरोच आ जाते हैं, क्योंकि जो फीमेल कॉकरोच होता है वो एक टाइम पे एक ओवरी से 8 रिलीज कर रही है, तो दोनों ओवरी से 16 रिलीज होंगे या नहीं होंगे? यस मैम। है ना। और 16 में से लेट सपोज 13 से 14 सरवाइव कर गए, और स्पर्म एक साथ पूरा बंडल्स आएगा स्पर्म का, तो सबके साथ स्पर्म फ्यूज करके तो एक कॉकरोच से एक साथ 16 कॉकरोच नहीं बन जाएंगे क्या? यस मैम। ये कॉकरोच की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जाती है किचन में। यस फिर देखो, ओविडक्ट्स जो होते हैं हर एक ओवरी का, ओविडक्ट हर एक ओवरी का आपका यूनाइट होता है एक सिंगल मेडन। इसको चलो डायग्राम से बता, समझो इस डायग्राम। वी हैव 2 ओवरीज, ठीक है। हर एक ओवरी के अंदर कितने एग्स प्रेजेंट? पहले सेगमेंट लिख लो, 2 से 6 सेगमेंट पे। इसके बाद कौन से पार्ट के अंदर जाके ओपन हो रही है? ओविडक्ट के अंदर ओपन हो रही है। फिर ये दोनों ओविडक्ट मिलके एक कॉमन पाथवे के अंदर जा रहा है। दिस कॉमन पाथवे इज नोन एज कॉमन ओविडक्ट, या फिर दिस इज नोन एज वेजाइना, जो कि कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है? 7 सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर वेजाइना के बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, आपको यहाँ पे स्पर्माथीका प्रेजेंट है, स्पर्माथीका, और वहां पे स्पर्मेटाफोर था। दोनों में डिफरेंस समझना, स्पर्माथीका एंड स्पर्मेटाफोर। ये स्पर्माथीका का काम क्या होगा? मेल से जो स्पर्म्स आएंगे ना, उन स्पर्म्स को ये अपने अंदर स्टोर करा लेगी। इसका काम होगा स्टोर करेगी स्पर्म्स कमिंग फ्रॉम मेल, और ये 1 पेयर्स में प्रेजेंट होती है ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हो साइड में हमारे पास क्या है? कोलेक्ट्रल ग्लैंड है। इस कोलेक्ट्रल ग्लैंड का काम होता है ये ऊथिकाज रिलीज करती है। कितना लिख लो, कोलेक्ट्रल ग्लैंड का काम होता है ऊथिकाज रिलीज करना। कोलेक्ट्रल ग्लैंड के बाद ये नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज नॉन एज पूरा जेनाइटल चैम्बर। ये पूरा जेनाइटल चैम्बर, या फिर हम इसको इसके साथ अगर हम वेस्टिबुलम और गोनोपोफाइसिस को कंपेयर कर लेंगे तो दोनों आपको मिलकर बना लेंगे जेनाइटल पाउच। तो जेनाइटल पाउच कौन से वाले सेगमेंट पे प्रेजेंट होता पड़ा था ना, 7, 8, 9 पे? यस मैम। इन सेगमेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया पूरा? सबसे पहले ऊपर क्या प्रेजेंट है? पेयर्स ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। फिर ओवरीज ओपन हो रही है ओविडक्ट में, ओविडक्ट का एक कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओविडक्ट। फिर साइड में कोलेक्ट्रल ग्लैंड्स है, कोलेक्ट्रल ग्लैंड्स अपने अंदर से एग्स को रिलीज कराएगी, और एग्स को लाके किसके अंदर डाल देगी? स्पर्माथीका के अंदर। मेल से कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म्स आएंगे वो भी सारे स्पर्माथीका के अंदर। तो स्पर्माथीका के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? यही पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं? 8 एग्स प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे स्पर्म आ गए हैं और एग आ गए हैं, लेकिन जो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे वो फ्यूज करेंगे जाके जेनाइटल पाउच के अंदर। तो अगर मेन साइट हम बोले फर्टिलाइजेशन की, वो कौन सी होगी? जेनाइटल मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैम स्पर्माथीका में नहीं होगा फर्टिलाइजेशन? स्पर्माथीका के अंदर नहीं होगा, बिकॉज स्पर्माथीका क्या कर रहा है? सिर्फ स्पर्म्स को स्टोर करके रखवाएगा। आप एक चीज देखो ना, देखो डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करते, ये स्पर्माथीका है, यहाँ पे स्पर्म्स है, और ये कोलेक्ट्रल ग्लैंड है, कोलेक्ट्रल ग्लैंड के अंदर से एग आ रहे हैं निकल के, तो एग आके यहीं पे तो आएंगे ना, और स्पर्माथीका से स्पर्म यहाँ पे आएंगे पीछे से निकल के। तो दोनों के दोनों मीटिंग दोनों का कहाँ होगा? गैमीट्स का
जेनाइटल पाउच में होगा ना, हाँ तो इसलिए तो फर्टिलाइजेशन भी जेनाइटल पाउच के अंदर होगा। वापस से डायग्राम को देख लें, समझ आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो ये था पूरा का पूरा। थीका जो है मैम ये एक्स को मैम रिलीज करता है। थीका जो है मैम 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। बेटा मैम थीका स्पर्मोथीका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 6th सेगमेंट पे मैम। 6 सेगमेंट पे, एग्जैक्टली। 2 से 6 सेगमेंट पे ओवरी है, फिर 6 पे ही स्पर्मोथीका और 7 पे कॉमन ओविडक्ट है, फिर 7, 8, 9 पे जेनाइटल पाउच है। जेनाइटल किसी ने पूछा था ऊथिका ना शायद बेटा, ये ऊथिकास क्या है? एक ऊथिका के पास अराउंड, ऊथिका में आप ऐसे समझ लो टोटल कितने एग्स होते हैं। देखो आप एक चीज ध्यान रख रहे हो कि हमने बोला था कि भाई मेरे पास 2 ओवरीज है, एक ओवरी 8 एग रिलीज करेगी, दूसरी ओवरी 8 एग, ये दोनों के दोनों 8 और 8 कितने हो गए टोटल? 16। ये 16 के 16 एग्स मिलके आपका एक ऊथिका बनाता है। तो अगर हम बात करें कि एक ऊथिका के अंदर कितने एग्स हो सकते हैं? 16 एग होता है, और एवरेज ये बोल देता है 14 से 16 एग्स होता है। मैम कुछ यहाँ पे लिखो अभी। जाते हैं क्या क्या? मैम, कुछ एग मतलब डिजेनरेट हो जाते हैं क्या? कुछ एग डिजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो ये ओथिकाज होता है ना, इनके अंदर जनरली बोला जाता है कि 9 से 10 ओथिकाज होता है, एंड हर किसी के अंदर आपका 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होंगे। ओके मैम। अब जो नेक्स्ट चीज आता है आपका डेवलपमेंटल स्टेज से, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जनरली सेगमेंट वाले पार्ट से जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो आपका कॉकरोच होता है ना, उसके डेवलपमेंटल स्टेज के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज आपका पोरोमेटाबॉलस। पोरोमेटाबॉलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका यंग कॉकरोच है, जैसे लेट्स सपोज वी हैव यंग कॉकरोच, यंग कॉकरोच से बनेगा निम्फ, एंड फिर निम्फ से बनेगा एडल्ट। तो निम्फ से उसको एडल्ट बनने के लिए 13 टाइम्स मॉल्टिंग कराना पड़ता है। 13 टाइम्स मॉल्टिंग, 13 टाइम्स डेवलपमेंटल स्टेजेस उसके अंदर होते हैं एक एडल्ट कॉकरोच बनने के लिए। देखो लाइन इन्होंने लिखी भी हुई है, पोरोमेटाबॉलस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो इनका निम्फ स्टेज के। डेवलपमेंट है ना। देखो हमने जनरली एक चीज पढ़ा है कि लार्वा स्टेज होती है, लार्वा से डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है, फीटस से एडल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है। इंटरमीडिएट मतलब एक स्लो डेवलपमेंट हम इसको बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम इनको बोल सकते हैं, कि इनके अंदर एक निम्फ की स्टेज आती है कि पहले यंग कॉकरोच जो है वो निम्फल स्टेज में जाएगा। निम्फ जो होता है बिल्कुल एडल्ट के जैसे दिखते हैं, लेकिन एडल्ट नहीं होते, उनको एडल्ट बनने में 13 टाइम्स अपने अंदर मॉल्टिंग कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, जो निम्फ की लास्ट स्टेज होगी ना, मतलब 12th वाली जो स्टेज होगी, उसकी बॉडी के ऊपर विंग्स पैड्स, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स, मतलब उसके अंदर निम्फल स्टेज के अंदर विंग्स प्रेजेंट होंगे, बट एडल्ट के अंदर कॉकरोच में नहीं। विंग्स होंगे। निम्फ की लास्ट स्टेज में विंग्स आने शुरू होंगे, सबसे लास्ट वाली जो स्टेज होगी, क्योंकि जो विंग्स होते हैं वो एडल्ट का ही एक फीचर होता है। मैम तभी छोटे छोटे कॉकरोचेस में नहीं होते और बड़े वाले अभी में। छोटे वाले कॉकरोचेस के अंदर आपका विंग्स नहीं दिखाई देंगे। मैम मोल्टिंग का मतलब डेवलपमेंट होगा ना। अब मॉल्टिंग का मतलब डेवलपमेंटल स्टेज। मैम इनकी दोनों ओवरीज एक साथ ही काम करती है। ये दोनों ओवरीज एक साथ ही काम करती हैं। मैम कॉकरोच का अगर हेड हटा दे तो 1 वीक तक वो जिंदा रहते हैं ना? हाँ वो 1 वीक तक जिंदा रहती है, क्योंकि इसका बहुत कम नर्वस सिस्टम वाला पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है हेड वाले रीजन में। सुप्रा ईसोफेंजियल पार्ट प्रेजेंट होता है सिर्फ, जो उसका एंटीना, आईज, ये सब को मेंटेन करता है। ठीक है, बाद में तो ये आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया हुआ है कि कुछ ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी नहीं है। फ्यू स्पीसीज होती है जो इजिली सर्वाइव कर सकती है अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, दे आर पेस्ट की तरह वर्क करता है, फाइल करता है, कॉन्टामिनेट करता है। इनका जो स्मेल एक्सक्रीटा होता है जनरली वो कॉन्टामिनेशन फैलाता है, बैक्टीरियल डिसीज भी आपकी फैला सकते हैं।
एक बार ये लास्ट साइड मैम थोड़ा ऊपर करके जो आपने लिखा था ना, यंग कॉकरोच निम्फ बन। यंग कॉकरोच से निम्फ से एडल्ट बनने में उसको 13 टाइम्स मोल्टिंग कराना पड़ेगा, 13 टाइम्स अपनी स्किन को शेड करेगा, तब जाके फाइनली वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। हो गया। सब बच्चों का यस मैम। अब आ जाए फ्रॉग पे। कॉकरोच Yes, ma'am. कॉकरोच खत्म, मैम फ्रॉग भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ना। पढ़ा दो। मैम पढ़ा दो आप जल्दी। तो मैम आज पूरा चैप्टर खत्म कर दो। मैम फ्रॉग तो छोटा सा ही। यस मैम। हम रेगुलर क्लास में नहीं हो सकता क्या ये? बेटा रेगुलर क्लासेस में हो सकता है, रेगुलर क्लासेस में एक बार वन शॉट में रिवाइज करा दूंगी मैं आपको, क्योंकि ये हमारा पहला मिसिंग वाला टॉपिक है ना। आपको कहीं जाना है तनिष्का? नो मैम। पढ़ लो ना फिर, अभी एक फिर से रिवाइज भी करा दूंगी, जब आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम होंगे ना तब भी रिवाइजन हो जाएगा। मैम अपने एनिमल किंगडम मैम वाले 9 अक्टूबर को चैप्टर 11 का तो बायो का एग्जाम। क्या निगम? मैम मैम 11 एनिमल का बायो का। बोलो निगम बोलो। मैम ये पूछ रहा था मैं 11th को है मैम बायो का तो एग्जाम अक्टूबर को 9 अक्टूबर अक्टूबर? को। यस मैम 9 अक्टूबर को है। 9 तनिष्का, अक्टूबर को हो गया। हाँ तो तब तो बहुत टाइम है तनिष्का, तब तक तो एक एक के बाद सारे चैप्टर करा दूंगी आपको मैम वापस से। पहले 23 को था, फिर पोस्टपोन हो गया। और मेन आपके वापस एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? 20। 20 से स्टार्ट है, तो काफी ज्यादा टाइम। यस। चलो देखो, फ्रॉग का बढ़ता है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम, इंडियन फ्रॉग, राना एक्टिविटी। राणा। अच्छा, ये जितने नए नए टर्म्स आपको लग रहा है ना, जैसे कि लक्ष्य बोल रहा है मैम नए टर्म्स आ रहे हैं, बेटा देखो 11th क्लास वाले बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी तो आती है। जैसे मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उसमें भी आप लोगों को लग रहा है मैम ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल। अब ये 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे से पूछ रहा उनके लिए तो थोड़े थोड़े वो टर्म्स याद हो गए हैं उनको, तो आप लोगों को भी हो जाएंगे। स्टार्टिंग में लगता है, जब ये लोग भी 11th क्लास में थे ना तब इनको भी लगा था कि ये सारे इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे, 10 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, लगा होगा ना मनीषा? यस मैम, बोलना भी नहीं आ रहा था। मैम ग्लाइकोलाइसिस तो मैम पढ़ा मैंने तो होगा। 11th में पहले ही चैप्टर में लगभग 30 साइंटिफिक नेम याद कर लिए थे पहले ही चैप्टर में। साइंटिफिक। हाँ मैम। मेरा मैम ने पहली बार लिखवाया था एक नेम, उसमें स्पेलिंग मैंने इतनी गलती की मैम ने डांटा। मैम हो हमारे जाता है फाइनल एग्जाम लक्ष्य। में तो मुझे बस 2 ही साइंटिफिक नेम याद थे, बस एक ये फ्रॉग का राना टिग्रिना और ह्यूमंस का होमो सैपियंस बस। तो बच्चे जो 11th वाले बच्चे एक हैं ना, मैग्नीफेरा तो इंडिका था। तो आप लोग मैम फेस ये कर रहे हो ना, साइंटिफिक हर नेम कोई फेस तो कर 10th से स्टार्ट हो जाते हैं कई तो। 10th रहा है, में और मेरे आते थे कई याद बार हो एग्जाम्स जाता है में। काफी काफी। मैम देखो मैम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपने साइकिल पढ़ाई थी, और साइकिल को याद करने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, इसमें तो कोई साइकिल भी नहीं है। अब बस इसमें नेम्स है, वो एक दो बार करोगे हो ही जाएगा। मैम कॉकरोच में मैम जो ऊतक होता है उसका किडनी जैसा फंक्शन नहीं है। किडनी का फंक्शन कैसे बोल सकते हो आप उसको? मतलब मैम उसका कलर जैसे डार्क रेडिश ब्राउन होता है। तो फंक्शन हो गया, वो कलर ही तो सेम है नहीं बस। मैम वो नहीं मतलब उसके जैसा दिखता है, हाँ, ऐसे फंक्शन बोल नहीं। सकते हो। चलो देखो, फ्रॉग का कॉमन नेम राना टिग्रिना किस फाइलम में आता है? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगी। क्या आपको कभी फ्रॉग विंटर्स में, अभी जो इतना समर्स चल रहा है इसमें कभी दिखेगा नो आसपास घूमते मैम। हुए? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कॉकरोच उस टाइम में जाके सो जाता है। समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। कॉकरोच जो होते हैं दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हम लोग कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड? लक्ष्य बताएगा। नो वन विल से। लक्ष्य वार्म ब्लडेड का मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यस लेकिन ये मैम। कोल्ड ब्लडेड है। जैसा बाहर का टेम्परेचर ऐसे ही अपनी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर कर देंगे। याद ऐसे रखना, कॉकरोच को जब सर्दी होती है आप लोग उसको ब्लैंकेट देने नहीं जाते, ले भाई ब्लैंकेट ले लेते को सर्दी लग रही होगी। हम लोग तो ब्लैंकेट्स में और हीटर्स वगैरह चला के बैठे हुए हैं।
इसको भगवान जी ने खुद से दे रखा है बॉडी में, खुद का हीटर, कि सर्दी होगी अपना बॉडी का टेम्परेचर उसी अकॉर्डिंग मेंटेन कर ले। मैम वैसे ये फॉर्मुलेटेड होते तो ये हमारे पास आ जाते रजाई में। फिर तो भाई ये इधर उधर छुपते रहते, ये निकलते ही नहीं कहीं बाहर। और एक चीज और, इनके पास एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है मिमिक्री का। मिमिक्री का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे ये है उस जगह का जो कलर है ना, अपनी बॉडी का कलर भी ऐसे ही कर लेंगे। ग्रास के ऊपर चल रहा है, अपनी बॉडी का कलर वैसे तो ग्रीन ही होता है, ग्रीन ही। किसी लैंड पे चल रहा है, उसका कलर रेड है, अपनी बॉडी का कलर भी रेड कर लेंगे। इस कैरेक्टर को बोलता है कैमोफ्लोज या मैम फिर बिल्कुल गिरगिट की तरह। प्रोटेक्टिव कलरेशन। हाँ बिल्कुल गिरगिट की तरह। दिस इज नॉन एज मिमिक्री। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम जैसे कोल्ड ब्लडेड को पोक्योथर्म्स बोलते हैं, ऐसी वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं? होम्योथर्म स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। फ्रॉक्स भी करते हैं ऐसा, हाँ चेतना, फ्रॉक्स भी करते हैं। अब फ्रॉक्स की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखता है। फ्रॉक्स की जो स्किन होती है, कभी हाथ में पकड़ के देखा है, बहुत सॉफ्ट सी स्किन दिखती है। हाथ में पकड़े भी नहीं जाते, छूट जाता है हाथ से। क्योंकि जो इसकी स्किन होती है ना, उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत मॉइस्ट स्किन होती है। इनका जो कलर होता है बॉडी का ऑलिव ग्रीन होता है, और उसके ऊपर डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं, इरेगुलर स्पॉट्स होता है, ठीक है। इनकी वेंट्रल साइड पे आप देखोगे थोड़ा हल्का हल्का सा येलोइश होता है। ये कभी भी पानी को पीते नहीं है, स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। They never drink water absorb। पता थी ये लाइन बात पहले किसी को? चलो, फिर इनकी जो फ्रॉक की बॉडी होती है, हम उसको हेड और ट्रंक वाले पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर नेक देखिए, कभी नेक है या टेल होती है इनके पास? नेक और टेल कभी नहीं होती। इनके माउथ के ऊपर के पास में एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, नोज इनके पास होती है माउथ के जस्ट ऊपर के साइड में। इनकी जो आईज होती है ना, उसके ऊपर निक्टेटिंग मैम्ब्रेन हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल निक्टेटिंग मैम्ब्रेन को क्या, क्योंकि पानी के अंदर रहता है भाई। अगर हम लोग पानी के अंदर जाए, हमारी आंखों पे पानी जा जाता है, नहीं आ जाता है? हम लोग आई क्लोज करते हैं पानी के अंदर अगर जाता है तो। यस मैम। इनको भी प्रॉब्लम होती होगी फिर तो पानी से। तो इनकी जो निक्टेटिंग मैम्ब्रेन होती है, इनको बचाती है, इनकी आईज के अंदर पानी ना चला जाए उससे, ठीक है। और इनके पास टिम्पैनम ईयर प्रेजेंट होता है, वो तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में ही पढ़ रखा है, टिम्पैनम ईयर वाला। इनके पास फोरलिम्स और हिंडलिम्स। फोरलिम मतलब पीछे वाले या फिर आगे वाले लिम्स, आगे वाले ना, आगे वाले। और हिंडलिम्स, ये दोनों इनको स्विमिंग करने में, वॉकिंग करने में, लिफ्टिंग, अपने आप को ब्यूरो छिपाने में हेल्प करते हैं। इनके जो हिंडलिम्स होता है पीछे वाले, उसके अंदर 5 डिजिट्स होते हैं, हमारे पास भी 5 फिंगर्स है, और वो जनरली लार्ज होता है, डायग्राम में ही दिख रहा है। मस्कुलर होता है, देन फोरलिम्स दैट एंड्स इन 4 डिजिट। उसके पास हाथ में सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स होती हैं फोरलिम्स में, और हिंडलिम्स में 5। क्लियर? यस मैम। ये जो लिम्स है मैम, इनको वो भी आएगा, किसमें हेल्प करते हैं ये? चलने में ही हेल्प करता है, चलने में और स्विमिंग में, दोनों। मैम मतलब इसका कोई पीवाईक्यू तो नहीं आया ना इस पे? नहीं, इसके जहां पे पीवाईक्यू आया हुआ है, आ सकता है, मैं खुद बता दूंगी वहीं पर, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला इंपॉर्टेंट है लाइन, मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मेल कॉकरोच को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स से, एंड उसके पास एक कॉपुलेटरी ऑर्गन भी होता है उसके 5th डिजिट पे, फोरलिम्स के 5th डिजिट पे, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। इसको हाईलाइट कर लेना सर। यस मैम। फिर आ जाओ उसकी एनाटॉमी वाले पार्ट पे। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कि हम इसका पढ़ेंगे। एनी डाउट सिमरन? मैम फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता? फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। ये मेल और फीमेल जो फ्रॉग होती है उसको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। कॉपुलेटरी पेट मीन्स कॉपुलेटरी ऑर्गन। मैम वोकल सेक्स होता है, इनके पास वॉइस साउंड प्रोड्यूसिंग। साउंड फीमेल के पास होते हैं, मेल को। एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सबने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा।
तो 10th वाला रिलेट करा के पढ़ा दूंगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही समझ के चलना। सबसे पहली चीज है फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोर्स होता है। कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है? मैम जो इनकी फ्लैश खाता है वो शॉर्ट होती है। तो क्या खाते हैं? मैम वो कार्निवोर ये सब चीज खाते हैं और नाम शॉर्ट होता है। सिर्फ नॉन वेज खाता है। यस मैम मैम। नॉन वेजिटेरियन है। नॉन वेज खाएंगे सिर्फ, और हर्बीवोर्स जो पूरा वेज खाएंगे, और ओमनीवोर्स जो वेज और नॉन वेज दोनों खाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो इनकी बात, ये सिर्फ क्या खाता है, ये आपका नॉन वेज खाता है, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह हो गए आसपास, छोटे छोटे और एनिमल्स होते हैं, इनको खाता है ये आपका। तो इनको ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है इनका, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल, हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग होता है, इनका बहुत शॉर्ट होता है। इनकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ भी बहुत, एलिमेंट्री कैनाल ही शॉर्ट है। सबसे पहले माउथ में क्या होगा, बक्कल कैविटी होगा। बक्कल सबसे पहले इनका बक्कल कैविटी हमारे वाले में, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस जिसके अंदर पेरिस्टॉल्सिस है, थ्रू फैरिंग्स, फैरिंग्स के थ्रू किसके अंदर ओपन होता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो किसके अंदर जाके ओपन होती है, स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके अंदर स्मॉल लार्ज कुछ नहीं है, इनके अंदर सिर्फ इंटेस्टाइन है। फिर इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, एनस आता है, इनके पास रैक्टम आता है जो कहाँ पे ओपन होता है, क्लोएका के अंदर ओपन होता है। क्लोएका क्या होता है? क्लोएका इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मैम जैसे हमारा एनस होता है। एग्जैक्टली, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि आउटसाइड ओपन होता है एक्सक्रीशन कराने के लिए, सारा वेस्ट मटेरियल रिमूव कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ के बाद ईसोफेगस, फैरिंग्स के थ्रू ओपन हो रहा है, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन एंड क्लोएका। तो क्वेश्चन जो आता है क्लोएका पे आता है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आउटसाइड ओपन होता है विच इज क्लोएका, ठीक है। हमारे पास जैसे ग्लैंड्स होती है लीवर, इनके पास भी लीवर है। लीवर फेल्ट इमल्सिफिकेशन का काम करता है, बाइल जो होता है इसके अंदर, यस बाइल सिक्रीट, बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, इनके पास भी गॉल ब्लैडर है। ऐसे ही एक मिक्स ग्लैंड होती है पैनक्रियास, एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों तरीके से वर्क करती है। ये आपका पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। जो फूड होता है वो अपनी टंग के थ्रू, देखा है इनकी कभी टंग बाहर निकालते हुए, ऐसे होती है इनकी टंग, बीच में से बाइलोब होती है ऐसे, मैम बाइलोब होती है ये। तो इसके थ्रू ये फूड को इजीली कैप्चर कर लेते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, जैसे हमारे अंदर HCl होता है, HCl क्या करता है, सारे जितने भी जर्म्स वगैरह आ गए हैं फूड के साथ उसको किल करने का काम करेगा, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने का काम करता है। डाइजेस्टिव जूस जो बाइसिक्रेटेड होता है जो आपका स्टमक की वॉल से, गैस्ट्रिक जूस। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं जो कि स्टमक में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का वही डियोडनम, जेजुनम, इलियम, सेम वही है बिल्कुल। डियोडनम आपका बाइल रिसीव करेगा कहाँ से, अब ये वाला जो पार्ट है ना, 11th वाले बच्चों को ये लग रहा होगा मैम ये क्या चल रहा है, नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो बच्चों आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करना। आप लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को पढ़ा दूंगी ना, तब एक एक चीज आपको ऐसे लगेगा मैम ये तो बहुत छोटा सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया इस पार्ट को, ठीक है। तो परेशान मत होना 11th वाले बच्चे। होते ही नहीं है क्या सिमरन? मैम, इनके तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होते ही नहीं है ना। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा डिस्टिंग्यूशन नहीं होता है कि ये स्मॉल वाला है ये लार्ज वाला है, लेकिन इनके पार्ट्स को भी नाम दिया हुआ है, जैसे हमारे, मैंने बोला था जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के जैसा नेमिंग है इनके अंदर भी प्रॉपर, ठीक है। आगे आ जाओ, डियोडनम हो गया। फिर डियोडनम जो होता है आपका, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है, वो बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के डियोडनम के अंदर आता है। सेम पैनक्रियाटिक, उसमें हमने एक हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट पढ़ता है, कॉमन डक्ट होते हैं जो डियोडनम के अंदर जाके ओपन होती है। फिर आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी आपका डियोडनम के अंदर ही आएगा, कॉमन बाइल डक्ट विच इज नोन एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल जो होता है उसका काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन कराना, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इनका इंटेस्टाइन के अंदर ही फिनिश होता है। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए माइक्रोविलाइज होता है जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो इनके पास भी इनके इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्लोएका के थ्रू
रिमूव आउट हो जाएगा। सिंपल है, कुछ यूनिक नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कुछ भी, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्लोएका से आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा इसमें। फिर आ जाओ फ्रॉग के रेस्पायरेशन पे। फ्रॉग रेस्पायर करता है किसके ऊपर? लेड के ऊपर, एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड, बिकॉज ये क्या है? एम्फीबिया है। तो लेड और वाटर दोनों में रहता है, तो दो अलग अलग, अगर पानी में रहेगा तो अलग टाइप से रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, लैंड में रहेगा अलग टाइप से रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। इन वाटर, वाटर के अंदर कैसे रेस्पिरेशन करता है? ये अपनी स्किन के थ्रू करता है। जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। और लैंड पे रहते हैं, तो लैंड पे रहने में तो ये अपना स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं और लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बक्कल कैविटी होती है, उसके थ्रू कर लेंगे, और लंग्स के थ्रू एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लंग्स जैसे हमारे लंग्स है, ऐसे ही इनको याद रखना। इनके भी लंग्स पिंक कलर के सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अपर रीजन में प्रेजेंट होता है थॉरेक्स के। नोज के थ्रू, बिकॉज इनके पास पेयर ऑफ नोज है, उसके थ्रू एंटर होगी इनकी एयर, या फिर आपकी बक्कल कैविटी के अंदर जा सकती है, एंड देन आपका लंग्स में जाएगा। जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन पे होता है, तब ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू करता है। एस्टिवेशन, समर स्लीप, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। तो कुछ यूनिक नहीं है इसमें भी। लगा ऐसा कुछ जो नया पढ़ा हमने? नो मैम। बस 11th क्लास वाले बच्चों को लग रहा होगा, आई एग्री, क्योंकि अभी आप लोगों ने ह्यूमन फिजियो नहीं पढ़ा है ज्यादा, लेकिन 10th क्लास में तो आपने पढ़ा ही है ना, लाइफ प्रोसेस वाला पूरा चैप्टर। राइट तनिष्का? देखो बच्चों की आवाज भी डाउन हो गई। मैम उन्हें पूरा ही नया लग रहा होगा, हमने भी पढ़ा था तो हमारी भी ऐसी हालत थी। कोई बात नहीं, उनको एक एक दो बार और पढ़ लेंगे ना, उनके लिए कॉमन हो जाएगा। उनको एक बार ह्यूमन फिजियो पढ़ लेंगे ना, तब तो फिर तो ये वाला पार्ट खुद से पढ़ेंगे, समझ में आ ही जाएगा, फिर तो कुछ बड़ी चीज है नहीं इनके लिए। नेक्स्ट आ रहा, वेस्कुलर सिस्टम इनका क्या होता है? वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब जिसके पास एक प्रॉपर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जाता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज। हमारे अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज। क्योंकि हमारा ब्लड वेन्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, इनके अंदर भी ऐसे ही होता है। फ्रॉग्स के पास भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जैसे हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इनका, हार्ट होगा, इनके ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड होगा। लिम्फेटिक सिस्टम है इनका, लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, ये सब होगा। हार्ट भी इनका भी मस्कुलर है, हमारा हार्ट भी मस्कुलर है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी कैविटी के अपर रीजन में प्रेजेंट होता है। 3 चैम्बर हार्ट है, हमारा 4 चैम्बर हार्ट है। 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होंगे। इसको लिख लो, पार्ट को हाईलाइट कर लेना। मस्कुलर हार्ट है, कितने चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर हार्ट, पढ़ा है ना एनिमल किंगडम में। यस मैम। एंड हार्ट किसके थ्रू? जैसे हमारा हार्ट पेरिकार्डियम लेयर के थ्रू कवर्ड अप होता है, इनका भी पेरिकार्डियम के थ्रू होता है। इनकी हार्ट के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनस विनोसस, जो कि राइट एट्रियम से जाके ज्वाइन होती है। ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, राइट एट्रियम से ज्वाइन। ये ब्लड को रिसीव करती है जितनी भी मेजर वेन्स है वहां से, और इसको हम बोल देते हैं वेना कावा। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। एंड इनका जो वेंट्रिकल्स है वो ओपन होंगे सेक लाइक कॉर्नियस आर्टरियस में। कभी क्वेश्चन नहीं आता इस वाले पार्ट के ऊपर भी, सिर्फ इसका ये डायग्राम वाला पार्ट एक बार देख लेना। दिस वन पार्ट, इसमें भी इन्होंने ना आपका ये वाला पार्ट नहीं दिखाया हुआ हार्ट का, सिर्फ वर्ड बना रखा है। लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब तो आप कर ही लोगे, एक बार चेक करो। डायग्राम नहीं है ये, डायग्राम होता तो इजीली समझ आ जाता है। तो सिंपली याद रखना इनके पास ह्यूमन हार्ट जो है कौन शेप का होता है ना? हमारा ह्यूमन हार्ट, हाँ कौन शेप मान सकते हैं आप उसमें, क्योंकि इसका वेंट्रिकल्स वाले पार्ट जो होता है ना वो लार्ज साइज के होता है, ऑरिकल स्मॉल साइज के होता है। मैम साइनस विनोसिस बता दीजिए। क्या बताना है बेटा? मैम साइनस विनोसिस। देखो साइनस विनोसस एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि राइट एट्रिया से ज्वाइंड अप होती है।
राइट एट्रिया से ज्वाइंट होती है, और जितनी भी मेजर वेन्स हैं वो वेना कावा, मेजर वेन्स को बोलता है वेना कावा, उनका सारा का सारा ब्लड किसके अंदर आता है, साइनस वेनोसस के अंदर आता है। साइनस वेनोसस से थ्रू किसके अंदर आ जाएगा फिर वो, राइट एट्रिया, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। फिर वही वेंट्रिकल आपका ओपन होगा किसके अंदर, कॉनस आर्टरियोसस के अंदर ओपन होगा, जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। कुछ मत याद रखना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं तो आप लोगों के लिए। सिर्फ याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है राइट एट्रियम के जस्ट अबव साइड में, उसको बोलते हैं सीनस वेनोसस, ये याद रखना, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड रेड होता है, इनका भी ब्लड रेड ही होता है, हीमोग्लोबिन इनके पास भी प्रेजेंट होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हीमोग्लोबिन सब इनके अंदर। इनके आरबीसीज, हमारे आरबीसी कैसे होते हैं, बाइकनकेव। बाइन्यूक्लिएटेड होता है, बाइकॉन्केव। इन्यूक्लिएटेड नहीं होते। मैम शेप बोल रहे हैं बाइकनकेव। शेप तो बाइकॉन्केव भी होता है ना। यस मैम, लेकिन मैं न्यूक्लिएटेड इन्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। और यहाँ पे कैसे दिख रहा है, न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे सेम है। मैम हमारा तो इन्यूक्लिएटेड होता है और इनका वही न्यूक्लिएटेड तो होता चीज है। बता रही हूँ, हमारा इन्यूक्लिएटेड होता है, इनका न्यूक्लिएटेड है। आया ना एक डिफरेंस, यस मैम, तो लिखना फिर इसको, यानी हाईलाइट कर लेना। रेड कलर पिगमेंट होता है, बाकी सारा ब्लड से डिफरेंट होता है, वो तो सारी वही चीजें हैं, सब सेम है, कुछ मत है ना, बस ये न्यूक्लिएटेड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो तो ऑलमोस्ट, फिर आ गया इनका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में याद रखना ये क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया यूरिया। मैम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ये कैसे एनिमल्स हो जाएंगे, यूरियोटैलिक। इनका भी जो एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। किडनी के अंदर किडनी होगी, ये वन पेयर यूरेटर्स होंगे, जैसा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यूराइनरी ब्लैडर होगा, बस वहां पे एनस की जगह पे यहाँ पे क्या है, क्लोइक का प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होते हैं, इनकी भी एग्जैक्ट नेफ्रॉन होती है, ठीक है। सेम डिट्टो सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं अलग है यहाँ पे भी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो फ्रॉक्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तो सबसे ज्यादा इवॉल्व होता है। इनके पास न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, यस मैम, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स जो होता है आपका, इनका हार्मोन्स के थ्रू होता है जनरली। जैसे हमारे पास जितनी ग्लैंड्स होते हैं ना, सारी ग्लैंड्स इनके पास भी होंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेंक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रिनल, गॉनेट, सारी ऑलमोस्ट ग्लैंड्स इनके पास भी प्रेजेंट है। मैम इसीलिए मुझे तो तो पूरा सेम ही लग रहा है ज्यादातर। पूरा सेम ही, इसीलिए तो ये कट किया जाता है, नहीं तो ना पता है आपका नीट या फिर एनसीईआरटी कोई भी ऐसा पार्ट कभी कट नहीं करेगा जिससे मतलब बच्चों की नॉलेज कम हो जाए। वो पार्ट कट करते हैं बेसिकली सिलेबस से जो पार्ट एकदम सेम रहता है। अब आप खुद बताओ, कुछ नई चीज सीखी क्या हमने, पूरा पढ़ लिया एक एक लाइन, है ना। 11th वाले बच्चों को कितना नया होगा, क्या सिमरन? मैम दोनों में कंफ्यूजन और हो जाएगा, दोनों सेम सेम पार्ट है तो। बेटा सेम में कंफ्यूजन थोड़ी ना होता है, डिफरेंट में होता है। हाँ सेम में। मतलब इतनी एग्जाम में सब लिख के आ जाएंगे वही से, मैम को भी लगा एक ही चीज टेप दिया है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। डायग्राम आता है एग्जाम में बोर्ड पे। मैम सीबीएसई में बस फ्रॉग आ रहा है, कॉकरोच डिलीटेड है। फ्रॉग और कौन सा तनिष्का? मैम फ्रॉक का बस डायग्राम आता है सीबीएसई में। मैम बस फ्रॉग आ रहा है, कॉकरोच डिलीटेड है। और एक कॉकरोच मैम हेपेटिक सिस्टम होता है ना फ्रॉक का, बस यही 2 क्वेश्चन आते हैं और तो कुछ नहीं आता। 11th वाले बच्चों को ना फ्रॉग से मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे दूंगी। मैम मेरे टमाटर इनके का है फंक्शन लिखने को आते हैं। रिलेटेड। क्या लिखने के लिए आता है निकल? मैम फंक्शन इनके जैसे फ्रॉक के फंक्शन है ना, मैम इनके वो लिखने को डायग्राम आते के हैं एग्जाम। फंक्शंस मतलब डायग्राम में जो मैम organ लेबलिंग करवाएंगे और उन्हीं के फंक्शन लिखवाते हैं हाँ। पेपर में। या 5 तो नंबर मैम का क्वेश्चन आता है। इसमें और या AB मैम हेपेटिक सिस्टम में क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन रहते हैं इन दोनों में। 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा मैम बस इससे। बस देख लो 11th वाले अपने सीनियर्स लोगों से, वो बता देंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ना ये वाला पार्ट, तो मेरे में तो फ्रॉग, अर्थवर्म, भाई तीनों पार्ट कटते
एक भी पार्ट मैम नहीं मेरे पढ़ा में भी कट थे। तीनों कट थे मेरे टाइम पे, मैम तो फिर आपके में टिश्यू वाला पार्ट आया था? सिर्फ टिश्यू वाला पार्ट। हमारे तो नहीं 11th एग्जाम्स में भी नहीं आया था, और फिर उसके बाद तो मैंने कभी नीट के लिए भी नहीं पढ़ा था। मैंने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा है ये वाला पार्ट, या फिर बीएससी में पढ़ा है। और बीएससी में मैं इससे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी इन वाले पार्ट्स पे। मैम 11th वालों को ये पार्ट कट है क्या, कॉकरोच वाला? 11th, हाँ ये वाला पार्ट कट है, फ्रॉग ऐसे का। मैम नीट में भी मैम नहीं इनका आएगा क्या टिश्यू, कॉकरोच? अर्थवॉर्म और कॉकरोच सब कटे, बस चैप्टर में से फ्रॉग आएगा। तो मैम कहीं नीट में भी कट हो जाए? नीट में नहीं। भी अगर नई एनसीईआरटी है उसके अंदर तो शायद अर्थवॉर्म है ना सिर्फ, या फ्रॉग है? के अंदर सिर्फ फ्रॉग है। मैम नई एनसीईआरटी में फ्रॉग है, नई एनसीईआरटी ने कॉकरोच और अर्थवॉर्म को उड़ा दिया। तो अब मैम पता नहीं नीट सिलेबस बनाएगा ना, 24 के लिए जैसे तो बेटा देखो, 24 के लिए तो आप लोग कॉकरोच ही पढ़ के चलना मेनली। तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग को एक एक बार देख लेना बस। हम 12th में भी है ये? नहीं नहीं नहीं, नहीं 12th 12th में नहीं, नीट के लिए बोल, नीट के लिए। की बायो बहुत, मतलब 12th की बायो बहुत इजी है, 11th अच्छे से कर लेते 12th की बात तो बहुत अच्छी है 12th के बारे में तो कुछ है ही नहीं। एक मैम। तो देखो ना, 11th वालों को बहुत 11th टफ में तो लगता है। 22 चैप्टर पढ़ते हैं, और इसमें तो सिर्फ 16 चैप्टर, और 16 में से भी ना आपके वो जो लास्ट वाले 4-5 चैप्टर है वो तो बहुत छोटे छोटे से है। यस मैम। 11th की छोड़ के मैम 12th की उसमें से बायो तो बहुत सारे कटे हुए भी है, हमारे टाइम में तो कटा हुआ था कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन का। लेकिन 11th की बायो इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन फिजियो Yes, ma'am. वाला पार्ट, सेल वाला पार्ट। 11th की बायो बेसिक्स बनाती है, डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आता है। कुछ सीख के ऐसा लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं सही वाली। बस वो वाला पार्ट छोड़ दे अगर, मॉर्फोलॉजी और फ्लावर वो प्लांट्स का हर टॉपिक मॉर्फोलॉजी। में इतनी सारी टर्म्स आ जाती है, वो तो पता ही चल जाता है कि हाँ सीख ही रहे हैं। बेटा टर्म्स देना, टर्म्स याद रखने का सिंपल तरीका है रिपीटिव रिवीजन। यस मैम। फिनिश कर ले फिर इसको पहले। यस मैम। यस। चल, तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम में जैसे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक आपका सीएनएस होता है, एक आपका पीएनएस होता है। सीएनएस आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाता है, पीएनएस आपका क्रेनियल और स्पाइनल नर्व बनाता है। आपका जो एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके अंदर सिंपेटिक और पैरासिम्पेटिक वाला पार्ट आता है। यहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है जो कि आपकी ब्रेन से, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर नीट में क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं। इनका जो ब्रेन बॉक्स होता है वही सेम हमारे वाले जैसे ही क्रेनियम उसको बोलते हैं। आपका ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड, वही सारा जो हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं ना, सब कुछ वही दे रखा है इन लोगों ने। मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब्स आता है, हैंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम में मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका फोरेमन मैग्नम या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ कहाँ पे जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट वही आपकी आईज वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। सेंसरी ऑर्गन आपका टच, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग के लिए टिम्पैनम ईयर्स होते हैं, सब कुछ वही पार्ट है। अब आ जाओ उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट पे। मेल एंड फीमेल के पास एग्जैक्टली अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होगा। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसके पास आपका येलोइश ओवॉइड शेप की टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विच आर फाउंड एडहर्ड। एडहर्ड का मतलब होता है चिपकी हुई टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड मेसोर्चियम। मतलब जो इसकी टेस्टिस है वो किडनी के अपर पार्ट में पेरिटोनियम की फोल्डिंग से चिपकी हुई होते हैं, एंड उस पार्ट को हम बोलते हैं मेसोर्चियम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनकी किडनी किससे अटैच्ड होती है, किडनी के अपर पार्ट से। इनके अंदर वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 इन नंबर होते हैं जो कि टेस्टिस से अराइज होते हैं, एंड वो किडनी के अंदर एंटर होंगे दोनों साइड से एंड ओपन हो जाएंगे बीडर्स कैनाल के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन होता है, बीडर कैनाल कॉकरोच में होती है, फ्रॉग में होती है, अर्थवॉर्म में होती है, किसके अंदर होती है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है बीडर्स ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney
एंड ओपन इनटू द क्लोएका। इनके पास एक यूराइनोजेनाइटल डक्ट होती है, उसी के थ्रू इनके गैमीट्स का भी ट्रांसफर होता है, उसी के थ्रू इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी ट्रांसफर होता है, जो कि कॉमन ओपनिंग होती है जिससे क्लोएका। स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जो कि फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स तीनों चीजों के लिए कॉमन पाथवे है। इसका डायग्राम की एक बार लेबलिंग आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे कि आपकी यहाँ पे किडनी इन्होंने बना दिया है, तो बताया ना किडनी के ऊपर टेस्टिस के थ्रू अटैच है विद द हेल्प ऑफ विच वन पार्ट, मिजोल। एंड यहीं पे आपके वासा फ्रेंच, कितने वासा फ्रेंच है? 10 से 12। फिर उसी के नीचे पेयर्स ऑफ यूराइनोजेनाइटल डक्ट प्रेजेंट है। देन दिस इज क्लोएका, ये यूराइनरी ब्लैडर, रेक्टम, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली होता है ना, तो ऐसे शेप स्ट्रक्चर हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ऐसे। यस मैम। ये वही है। यस मैम। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास भी अगेन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होंगी जो कि आपकी किडनी के पास सिचुएटेड होंगी उनके, लेकिन वो फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होगी। तो मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया, नहीं हो गया? मेल की बिल्कुल चिपकी हुई होती है किडनी से, लेकिन फीमेल्स की पास में होती है लेकिन बिल्कुल अटैच नहीं होती। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज, ओवरीज से ये अराइज होगी कौन? ओविडक्ट। ओविडक्ट इज जस्ट लाइक फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब के जैसी होती है। जैसे फीमेल्स बॉडी में होता है ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ से ऐसे ओवरीज अटैच है, तो ये पूरी फेलोपियन ट्यूब होती है। ये ओवरी, ये फेलोपियन ट्यूब, ये है। तो ओवरीज से ही अराइज है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, जो कि ओपन होते हैं किसके अंदर? क्लोएका के अंदर सेपरेटली। मेच्योर फीमेल जो होती है एक टाइम पे कितने ओवा प्रोड्यूस कर सकती है एट वन टाइम? 2500 से 500 to 3000। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। इनकी डेवलपमेंटल स्टेज लार्वल स्टेज है, और हमारा कॉकरोच के अंदर निम्फल स्टेज थी। हमको यहाँ पे टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल अपने अंदर मेटामॉर्फोसिस कर करके एडल्ट बन जाएंगे। वहां पे 13 टाइम्स आपका मॉल्टिंग होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रॉग्स का बेनिफिशियल ये क्या, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं और आपका प्रोटेक्ट, आपकी क्रॉप्स वगैरह को बचाएंगे, उसी इकोनॉमिकल बैलेंस बना के रखेंगे। फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है। इन सम कंट्री जो मस्कुलर लेग होता है फ्रॉग्स का, उसको भी एज अ फूड यूज किया जाता है। फिनिश हमारा फ्रॉग। क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये? किसको? मैम क्रॉप्स को? क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्ट्स, क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, उन इंसेक्ट्स को खा लेगा तो वो क्रॉप, अगर ये इंसेक्ट को नहीं खाएगा तो इंसेक्ट आपके क्रॉप को खाएंगी। यस मैम, अपने अर्थवॉर्म्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने को कहा था, वही बता। इसके अर्थवॉर्म के? यस मैम। हमें बता दो, उसके भी टर्म्स बता दो, आज से खत्म ही हो जाएगा ये। मैम और भी पढ़ा रहे हो क्या? अर्थवॉर्म में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हूँ, पढ़ खुद से लेना। यस मैम, हम लोग रीड कर 11th वाले बच्चे टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आएगा फिर से पढ़ा दूंगी आप लोगों को। मैम एनिमल किंगडम खत्म करवा दिया आपने? हाँ जी, खत्म करा दिया। वही करा दिया। देखो भाई, अर्थवॉर्म वाला पार्ट है ना, काफी बड़ा पार्ट है ये। सिर्फ अर्थवॉर्म में जनरली आप लोग याद रखना, पहली चीज किस फाइलम के अंदर आएगा ये? एनिलिडा। सोचो, एनिलिडा में ही तो आएगा ना, बॉडी सेगमेंटेड है। हाँ पहली एनिलिडा। चीज ये याद रखना, एनिलिडा के अंदर आएगा ये, ठीक है। एनिलिडा के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन से कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 100 से 120 सेगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा। कभी कभी ना क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, बट अगर आ सकता है ना तो इसका प्रोस्टोमियम पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज प्रोस्टोमियम? प्रोस्टोमियम में सबसे पहले याद रखना, प्रोस्टोमियम जो होता है सेंसरी फंक्शन दिखाता है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। इनके माउथ के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, माउथ के
एंटीरियर एंड पे और बॉडी के सबसे पहले सेगमेंट पे ये आपका प्रेजेंट होता है। बॉडी की जो पहली सेगमेंट होती है उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं। सेंसरी नेचर होता है, माउथ के एंटीरियर एंड पे ये प्रेजेंट होता है। मैम इस सेगमेंट में काउंट नहीं होता लेकिन 100 से 120 तक फर्स्ट सेगमेंट होती है ना, ये पहला स्टार्ट यहीं से होती है। बॉडी बॉडी कंप्लीटली स्टार्ट यहीं से होगी। देखो डायग्राम में देखते हैं। ये वाला पार्ट, दिस इज पेरिस्टोमियम। स्टोमियम से आता है ना, स्टोमा माउथ Yes, को बोलते हैं, ठीक है। Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके सीटा पे आ सकता है। सीटा इनके अंदर ये रहा सीटा। एस शेप सीटा। हाँ, एस शेप सीटा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इनकी बॉडी की जो हर एक सेगमेंट होती है, लेकिन फर्स्ट, लास्ट और इनकी टाइलेटम, इसको छोड़ के देर आर रोज ऑफ एस शेप सीटास इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके हर एक सेगमेंट के अंदर एम्बेडेड होते हैं। यहाँ के हर एक सेगमेंट के अंदर इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ इनको लोकोमोशन देना, पहली, लास्ट और लाइटेलम, इसको छोड़ के। अब ये वाली आप कैसे समझोगे, ये वाला डायग्राम से देखो। पहला वाला प्रोस्टोमियम और लास्ट वाला एनस, और ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, दिस वन, इसमें जो सी होता है ना, कभी कभी सी साइलेंट भी हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सिटाइलेलम भी बोल सकते हैं इसको, या फिर लाइटेलम भी बोल देते हैं इसको। इसके अलावा हर एक पार्ट के अंदर आपके एस शेप सीटास प्रेजेंट होंगे जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। हाईलाइट कर लो उसको जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिर इसका आना है, ये तो मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट के ऊपर था। देन इसका आप लोग याद रखोगे, देखो बच्चों, एक तो ये लास्ट वाला डायग्राम भी देखो, 11th वाले एग्जाम्स तो देने ही नहीं आप लोगों को, और नीट में वैसे इसके डायग्राम पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट हो सकता है इस बार 24 में कुछ और उनके माइंड में आ जाए, तो डायग्राम्स तो कर ही लेना फिर भी एक बार। और डायग्राम्स में क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट प्रोस्टोमियम, माउथ वाला पार्ट है, ये इनके सेगमेंट्स है मेटामस, लास्ट वाला पार्ट है इनका एनस, और ये आपका टाइलेटम, जिसके अंदर आपके जेनाइटल एपर्चर्स वगैरह प्रेजेंट होता है। आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चन, ये वाला पार्ट टिफ्लोसोल, क्या बेटा? मैम बस इतनी ही है। इससे अलावा आए ही नहीं इस पे अर्थ फॉर्म पे क्वेश्चन कभी। अगर करोगे ना इस पे टिफ्लोसोम कर लेना। हम 2023 में आया था, 2023 में मैम। नहीं आया था, जिन्होंने पेपर दिया था उनसे पूछ लो। मैम नहीं आया कॉकरोच आया था। कॉकरोच आया था। मैम पीवाईक्यूज वाली, अरे वो एक काम करना, एमटीजी वाली बुक देखना ओपन करके, यस उसमें मैम। पता चल जाएगा। नहीं है क्वेश्चन। मैम फ्रॉक से आ सकता है ना क्या क्या? मैम? फ्रॉक से इसका क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ यही है। फ्रॉग के ऊपर? यस मैम। बेटा फ्रॉग के ऊपर भी ना, जितना मैंने बता दिया ना उसी में से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज उसी में से आया भी है अब तक, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैम टिप्लोसोल क्या होता है? वही बता रही हूँ टिप्लोसोम, जो इनकी 26 सेगमेंट के बाद वाली जितनी भी सेगमेंट्स होते हैं, बिकॉज टोटल कितनी सेगमेंट्स है 100 से 120। तो उसके 26 के बाद वाली जितनी भी सेगमेंट्स है, उन सारी की सारी सेगमेंट्स के अंदर छोटी छोटी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। उन फोल्डिंग्स को ही हम बोलते हैं डिप्लोसोल। मैम इसे तो पीवाईक्यू वाले पॉइंट ही लिखने चाहिए बस। हाँ सब पीवाईक्यू वाले, वैसे पीवाईक्यू में आए हुए भी नहीं इतने क्वेश्चन यहाँ से, जैसे ये देख सकते हो आप 26 के बाद ये आपकी 29, 30, 31 सेगमेंट पे आपका फोल्डिंग्स दिखा रहे हैं डिप्लोसोल, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लेना डिप्लोसोल का। और आपका और कुछ फायदा नहीं है ये सब इतना ज्यादा पढ़ने का, बिकॉज अगर क्वेश्चन आया भी तो मैथ्स टू मैथ एक क्वेश्चन आएगा, और ये सबसे डिटेल वाला पार्ट है और सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट भी होता है ये। हम लोग कॉकरोच और फ्रॉग याद रख ले, वही बहुत बड़ी चीज है। यस मैम। यही काम है।
इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है इस वाले पार्ट में, बिकॉज 100% तो हम लोगों को वैसे ही नहीं करना है। सार्थक ने क्वेश्चन लिखा है मैम, कलर चेंज पर एक क्वेश्चन है मैम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई एक फ्रीक्वेंसी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जहाँ पे ये जब पीटीए वर्ड है उसको पता चलता है कि इस फ्रीक्वेंसी पर उस ऑब्जेक्ट का ये कलर होगा। अब मैम आखिर किस प्रोसेस के कारण ह्यूमन का कलर चेंज होता है, कैसे पता चलता है कि कौन सा कलर को करना है? बेटा सार्थक कलर वाला मैकेनिज्म देखा, अगर आपको सामने कहीं पे ग्रीन कलर दिख रहा है, आपको पता है वो वीडियो में वो 7 कलर्स होते हैं। हमें कोई भी कलर ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज हमारा ग्रीन सरफेस है, अर्थ का सरफेस है वो ग्रीन है, तो हमें ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? तो उसी टाइम पे जो आपका कैमिलॉन है और जो आपकी फ्रॉग है, इनके बॉडी के अंदर ऐसी पावर होती है कि सेम कलर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका कोई मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म मुझे नहीं पता है, बट हाँ मैंने इतना सुना है कि ये फ्रिक्वेंसी को मैनेज कर सकते हैं अपने जो लाइट रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, अपने सरफेस के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेते हैं। वही मैम पूछना था कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे मतलब ये करते हैं। मैकेनिज्म बेटा पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो उसका, मैं आपको एक बार बता भी दूंगी इसका पढ़ के। मैं ये तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ इसमें ज्यादा तो आपका वही लगेगा केमिस्ट्री। मैम ये अर्थ बॉम्ब वाला तो काफी ज्यादा वैसा है, बोरिंग था। बहुत बोरिंग है एंड क्वेश्चन भी नहीं आते। यस मैम। तो फिनिश ये वाला चैप्टर हम लोगों का। अब यस मैम। बाकी आप लोगों के ऑनगोइंग बैचेस में, बिकॉज 3 बैचेस के बच्चे हैं यहाँ पे, देखो 37 बच्चे हैं सिर्फ 3 बैचेस के मिला के, और इतने एक बैच में आता है रेगुलर क्लासेस में। तो ड्रॉपर वाले मैम बच्चों 3 का नहीं 4 बैच मिला के। 4 है मैम। 4 बैच है मैम। 4 कैसे? तो ड्रॉपर वाला है, मेरा 12th वाला बैच है, 11th वाला बैच है, और मैम नेहा मैम वाला बैच। नेहा मैम वाला पैच। नेहा मैम वाली तो 2-3 ही तो बच्चे होंगे, ज्यादा थोड़े ही होंगे। हैंड रेज मैम करना। बस बता रहा हूँ जो 11th में नहीं हुआ था, बस एक चैप्टर रह गया अब डाइजेशन वाला, बाकी सारा करा दिया आपने। सारे हो रखे हैं बाकी सारे अच्छा एक और Yes, चीज ना, ma'am, बच्चे 12th वाले है ना, मैम वन शॉट मैम आप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर की आपने रिकॉर्डिंग देखने को बोला है, वो देख लेंगे, और बस वही रह गया डाइजेशन वाला चैप्टर। वही करना। एंड आप लोग ना इसको देखो, आप लोगों ने प्लांट फिजिक्स बोला था, तो प्लांट फिजिक्स को एक